हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको क्लास 11th का मैथ्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें से हमने दो लेसन आपको पढ़ा चुके हैं। एक त्रिकोणमिति और दूसरा गणितीय आगमन का सिद्धांत। आइए अगला लेसन आज पढ़ते हैं कि अध्याय 5 है समृद्ध संख्याएं और द्विघात समीकरण। तो समृद्ध संख्या क्या होती है और द्विघात समीकरण संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम समृद्ध संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जब बाद में आपको द्विघात समीकरण बताएंगे तो आपको बता देंगे। इसलिए सबसे पहले हम समृद्ध संख्या के बारे में एक्सप्लेन पूरा करेंगे, क्योंकि इसका लेसन अलग अलग करके है। समृद्ध संख्या की एक्सरसाइज अलग है और द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज अलग अलग है, इसलिए अलग अलग जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। और एक नीचे बहुत अच्छा फैक्ट लिखा हुआ है द मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंसेस एंड अरिथमेटिक इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। और इसको किसने कहा था? गॉस ने कहा था। गॉस ने ये कहा गणित विज्ञान की क्या है? रानी है, और अंक गणित की रानी है। मतलब अगर विज्ञान है तो विज्ञान बिना गणित के नहीं चल सकता, यानी सबसे ज़्यादा। और जो गणित है उसमें अंगणित ना है तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो ये समृद्ध संख्या जो है अंगणित से ही जुड़ी हुई है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया, इन्होंने कहा था कि गणित विज्ञान की रानी है और अंगणित गणित की रानी है। इसको किसने कहा था? गॉस ने। बहुत अच्छा सा फैक्ट है। तो आइए अब हम क्या पढ़ते हैं, इनका लेसन पढ़ते हैं, समृद्ध संख्या और द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले आपको बेसिक जानकारियाँ लेना पड़ेगा। तो बेसिक जानकारियों को सबसे पहले हम ले लेते हैं, फिर इसके बाद समृद्ध संख्या को अच्छे से पढ़ते हैं। तो बेसिक जानकारियाँ सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक संख्या है समृद्ध संख्या। इंग्लिश बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया समृद्ध संख्या, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण हो गया। अब सबसे पहले हम संख्या को पढ़ते हैं। तो आपने सबसे पहले जो संख्या हुई है, आप जानते होंगे कि अगर हम संख्याएँ पढ़ते हैं ऐसे, देखो ये संख्या है, तो इस संख्या को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में आपने पढ़ा होगा क्या आता है? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, एंड सो ऑन आता हुआ चला जाएगा। तो ये प्राकृतिक संख्या हो गई। फिर इसी संख्या में अगर हम आगे बढ़ते चले जाएं तो और फिर हमें एक संख्या मिलती है, यानी सभी प्राकृतिक संख्या क्या, अगर इसमें 0 ऐड कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ये भी आप जानते होंगे, ना जानते हो तो जान लीजिए। यानी प्राकृतिक संख्या में 0 बढ़ा दो और 0 1 2 3 क्या हो जाएगी? 0 1 2 3 ये सभी क्या होंगी? पूर्ण संख्या होंगी। लेकिन 1 2 3 एंड सो ऑन ये प्राकृतिक संख्या हो। अब इसी के बाद कुछ निगेटिव नंबर मिलते हैं। तो अगर हम निगेटिव नंबर को ले लेते हैं तो निगेटिव नंबर को ऐड करो तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा? जब निगेटिव संख्या को ऐड करेंगे, जैसे ये हो जाए -3 -2 -1, 0 तो है ही, तो इसको हम बोलते हैं परमीय संख्या। ये आप पढ़े होंगे क्लास 9th में भी। तो ये परमीय संख्या हो गई, परमीय संख्या नहीं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ये पूर्णांक, ये क्या हो जाए? पूर्णांक संख्या हो गई, क्योंकि -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब ऐड हो जाते हैं तो वो पूर्णांक बन जाता है। इसको इंटीजर्स बोलते हैं, इसको W से लिखते हैं, इसको किससे? N से लिखते हैं। फिर इसके बाद एक संख्या और आती है। इस संख्या को जब आ जाएंगे, इससे आगे बढ़ेंगे संख्याओं के लिए, तो हमारे पास जो एक और संख्या मिलती है बटे के रूप में, P/Q के रूप में, और जहाँ क्या होता है कि इसमें मिल जाए Q ≠ 0, यानी हर क्या हो? 0 ना हो। तो इनको हम क्या बोलते हैं? परमीय संख्या बोलते हैं। ये हमारी क्या है? परमीय संख्या है। यानी जितने भी प्राकृतिक संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी और पूर्णांक होंगे, वो सब परमीय संख्या में आ जाते हैं। अब इसके बाद इसके और संख्याएं आते हैं। तो ये संख्याएं जब होती हैं तो हम उनको और भी ऐसे ले सकते हैं। तो जैसे अपरिमेय संख्या, क्लास आपने 10th में पढ़ा था और 9th में भी पढ़ा था अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसे होती है? जैसे आपने पढ़ा था √2 √3 √5, यानी रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू है उसको हम ना निकाल सके तो ये क्या होती? परिमेय संख्या होती है। इन दोनों को जोड़ दो, मतलब परिमेय संख्या, तो ये पूरा परिमेय का गोला है, ये क्या अपरिमेय का है। अगर इसको हम जोड़ के पूरा एक में दे देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाती है? पूरा जब देखोगे यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा जो निकल के आ गया वो क्या हो गया? वास्तविक संख्या हो गई। तो यहाँ तक तो आप अभी क्लास 10th में पढ़ के आए थे, लेसन था वास्तविक संख्या।
तो वो भी पढ़ के आए थे। यानी ये क्या होता है, परिमेय संख्या जो होती है ये कैसे बनती है, ये किससे मिला, वो वास्तविक संख्या है, ये परिमेय और प्लस क्या होती है, अपरिमेय। इन दोनों को मिला देते हैं तो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय में पूर्णांक संख्या भी आ गई, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्याएं, दशमलव सारी संख्याएं आ गई, उसमें अपरिमेय संख्याओं को ऐड कर दिया जाए, तब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्याओं के बाद हमें इसके व्यापक रूप में स्तर पढ़ने के लिए तो हम क्या करते थे कि कुछ मान हमें ज्ञात करना होता तो वहाँ पर हम नहीं सॉल्व कर, जैसे आपने पढ़ा था पिछले क्लास में, क्लास 10th में, जो आपको बताया अगर समीकरण ले लिया जाए ax² और प्लस bx प्लस c, ये ले लिया गया बराबर 0, तो अब d निकालते थे, अगर d का मान क्या आ जाए, 0 से छोटा, अर्थात क्या आ जाए कि b² माइनस 4ac का मान 0 से क्या हो, छोटा हो। अगर ये छोटा हो तो आप क्या बोलते थे, काल्पनिक, यही तो बोलते थे कि इसका हल क्या होगा, मूल जो होंगे काल्पनिक होंगे, यही तो हम बोलते थे। तो काल्पनिक संख्याओं के लिए हम उसका हल नहीं करते थे। क्लास 10th में जब कह दिया जाए अगर काल्पनिक हैं तो उस संख्याओं का हम कोई भी क्वेश्चन का हल नहीं देते थे। लेकिन अब इसमें संख्याएं हमारे पास आती है तो काल्पनिक संख्याएं कैसे निकाली जाती है, जैसे अगर हमने एक समीकरण ले लिया x² प्लस 1 बराबर 0, समझिए इसको ध्यान से, अगर इससे निकालोगे तो अगर ध्यान से निकालोगे इसमें देखो a की वैल्यू कितना आई, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और b की वैल्यू x का गुणांक नहीं है इसलिए 0 हो जाएगा, और c की वैल्यू कितना 1 आ जाएगा। तो अगर d निकालो, d बराबर कितना होता है, b² माइनस 4ac, तो देखो 0 का स्क्वायर और माइनस 4 गुणे 1 और गुणे 1, तो देखो कितना आ गया 0 माइनस 4, तो d बराबर कितना -4 आ गया, ये 0 से छोटा है कि नहीं। अगर आप देखोगे ये वैल्यू आपके सामने 0 से छोटी हो गई, अगर ये वैल्यू 0 से छोटी है तो सॉरी ये क्या हो जाएगा, मूल काल्पनिक है। तो काल्पनिक हम क्या कर सकते हैं, काल्पनिक है अर्थात क्या लिख सकते हैं, वास्तविक, इसको लिख सकते हैं कि वास्तविक हल नहीं है, यही तो लिखते थे। अब हमें इसी संख्याओं को लिखने के लिए कैसे इसको लिखते हैं, क्योंकि इसको हम सॉल्व नहीं, लेकिन इस क्लास में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो x² है, अगर इधर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब -1 आ गया तो -1 आ जाने पर हम इसको क्या करते, सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अब हमें इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर x² को ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 यहाँ पर, तो ये -1 हो गया। इसी को हम क्या लिखते हैं कि समृद्ध संख्या में जब प्रयोग करेंगे तो x बराबर जब वैल्यू आ जाएगी -1, तो -1 के लिए आयोटा इसको प्रयोग करते हैं, आयोटा आई से लिखते हैं, इसको आयोटा बोलते हैं, आयोटा, आयोटा, आयोटा आई बराबर कितना होता है, √-1 होता है। तो हमें कहीं भी ऐसा मिलेगा तो ये क्योंकि कि माइनस है, अब ये -1 कभी रूट से बाहर नहीं, 1 होता तो बाहर निकल जाता, क्योंकि रूट अगर 1 लिख दिया जाए तो 1 गुणे 1 लिख सकते हो ना, तो इसका वर्गमूल 1 हो जाएगा, लेकिन -1 है तो नहीं, तो इसके लिए एक स्पेशल हमें दे दिया गया कि आयोटा, आयोटा का मतलब जैसे आयोटा है तो इमेजिनरी पार्ट, तो इसी को आई बराबर जैसे हमने कहा काल्पनिक, तो आई बराबर कितना -1 हो जाएगा। अब हमारे पास इनकी यहाँ संख्याएं बनी, जो से हमें वास्तविक संख्याएं बनी थी। अब वास्तविक संख्याओं में तो ये काल्पनिक, इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि -1 आ जाने पे माइनस आ गया, काल्पनिक हो गया, तो i बराबर √-1 हो गया। अब हम इसमें समृद्ध संख्या जब पढ़ते हैं तो दोनों इसी को क्या हो जाता है, जोड़ दिया। तो सबसे पहले पढ़ते हैं समृद्ध संख्या, इंग्लिश से बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो समृद्ध संख्याएं कैसी बनती है, वास्तविक, ऐसे लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को मिलाकर समृद्ध संख्या, या मिलकर लिख दो, मिलकर समृद्ध संख्या बनती है। अब बनती है तो कैसे, जैसे देखो 2 इसमें हो जाएगा तो इसको z बराबर लिखते हैं, यानी कि समृद्ध संख्या अगर लिखेंगे समृद्ध संख्या z बराबर a + ib, तो इसमें 2 पार्ट हो गए,
दो पार्ट का मतलब इसका आगे वाला जो भाग है वास्तविक भाग है, जिसके साथ आई ना लगा हो उसको हम बोलते हैं वास्तविक भाग। तो वास्तविक भाग बराबर क्या हो जाए, ए हो जाएगा, और जिसके साथ बी लगा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक भाग। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो बी, तो ये वास्तविक भाग हो गया, और ये वाला जिसके साथ आई लगा हुआ है तो ये क्या होगा, काल्पनिक। अगर काल्पनिक भाग निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अगर देखोगे तो बी जो है ये काल्पनिक भाग है, जिसके साथ आई लगा होगा वो वाले के साथ गुणांक जो लेंगे काल्पनिक भाग हो, जिसके साथ आई ना लगा हो तो वास्तविक भाग हो। यही आपको इतना याद रखना है, कहीं से भी आपको मिले तो ये आप आसानी से कर सकते हो। जैसे हमने कोई ले लिया, अब इसको क्या निकलते हैं, शॉर्ट में लिखना चाहो, ये क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल, रियल बोलते हैं। तो आर ई से रियल जेड बराबर क्या हो, ए हो जाएगा इमेजिनरी जेड, जेड का मतलब ये समृद्ध संख्या बराबर क्या होगा, बी होगा। तो ऐसे शॉर्ट में कहीं भी लिखा रहे, आर ई का मतलब रियल हो जाएगा, और इसके बाद इमेजिनरी जेड आई जेड लिखा रहेगा एम, तो ये क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बी हो जाएगा। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, अब कोई भी संख्याएं आपसे मिल जाए, जैसे हमने कहा एक एग्जांपल ले लिया 2 + 3i, तो ये क्या, इसका जो वास्तविक अगर हम बात करें, रियल जेड की बात करें कि तो 2 हो जाएगा, और इमेजिनरी जेड की बात करें तो कितना होगा, 3 होगा। यानी वास्तविक भाग 2 है और काल्पनिक भाग कितना है, 3 है। तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं को क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इनमें, कि ऐसे हमारे पास। अब एक चीज़ और, अब आपसे पूछा जाए इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो जैसे अभी हमने ये बताया, इन संख्याओं में वास्तविक संख्या, इसमें क्या मिला दें कि काल्पनिक संख्या, तो हमारे पास क्या बनती है, समृद्ध संख्या। तो इन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी, समृद्ध संख्या हो जाएगी। तो समृद्ध संख्या इनमें चाहे जैसे मिले उनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपको अब समझ में आ चुका होगा कि समृद्ध संख्या हम कैसे लिखते हैं। तो समृद्ध संख्या लिखने के लिए कोई भी हो ऐसे आप लिख सकते हो, चाहे a + i भी है, कहीं भी आपको क्वेश्चन मिले तो आसानी से आप क्या कर सकते, लिख सकते हो। अब हमें आपको समझ में आ चुका होगा कि समृद्ध संख्या होती क्या है। तो इस दो पार्ट से मिलकर एक वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग से जो मिलकर बनती है तो समृद्ध संख्या होती है। तो वास्तविक भाग जिसके साथ आई ना लगा हो वास्तविक भाग, जिसके साथ आई लगा हो वो हमारा क्या हो जाता है, काल्पनिक भाग हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं समृद्ध संख्याओं के गुण। तो समृद्ध संख्याओं का सबसे पहला, अगर पहला गुण हो तो उनको कैसे देखते हैं, देखो पहला गुण क्या हो जाएगा, यदि दो समृद्ध संख्याएं मिल जाए, तो समृद्ध संख्याएं ऐसे हो, z1 बराबर मान लीजिए a1 + ib, और दूसरी संख्या हो जाए z2 बराबर a2 + ib2 हो जाए। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ये दोनों z1 बराबर क्या है, z1 बराबर क्या है, z2 है। अगर ये दोनों बराबर है तो हमेशा क्या कर लेंगे, a1 + i, यहाँ पर b1 लिख दीजिए, बराबर i1 नहीं लिखेंगे क्योंकि i हमेशा फिक्स रहेगा, वो आपको बताएगा कि ये काल्पनिक है, और ये हो जाएगा a2 + ib2 हो जाएगा। अगर आप तुलना करोगे, जब यहाँ पर तुलना करते हैं तो देखो यहाँ पर तुलना अगर कर लें, तुलना करने पर अगर हम तुलना करेंगे तो वास्तविक भाग के बराबर होगा, यानी a1 बराबर a2। a1 बराबर a2 का मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा क्या है, रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट आर ई ये किसका है, z1 है, तो ये z1 हो जाएगा। और फिर इस तरफ b2 a2 है, तो a2 का पार्ट कितना, आर ई, ये हो जाएगा z2। ऐसे क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। फिर अगला इमेजिनरी के साथ आई के साथ आई, तो हम लिख देंगे b1 बराबर कितना, b2 हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो आई एम z1 बराबर क्या होता है, आई एम z2 हो जाएगा। तो कहीं भी ऐसा आपको मिले तो कोई क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर सकते हो, चाहे जैसा मिले कि अगर दो पार्ट आपस में बराबर हैं तो वास्तविक के साथ वास्तविक बराबर और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी पार्ट बराबर ले लो, तो आसानी से आप क्या कर लो, सॉल्व कर लोगे। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है उसी बेस्ड पर, तो क्या लिखा, 4x बराबर यानी 4x + i 3x - y बराबर 3 + i और ब्रैकेट में -6। तो हम हमेशा क्या करेंगे, अगर ये बराबर है तो रियल पार्ट के बराबर होगा। तो अगर आप तुलना कर लो, तो अगर हम तुलना करेंगे तो तुलना
करने पर अगर आप तुलना करेंगे तो देखो ये 4x है और ये कहाँ है, रियल पार्ट है, इसके साथ आई नहीं लगा है, तो 4x बराबर 3, तो x बराबर कितना हो 3/4। ये पहला आंसर आ गया। दूसरा, फिर ये i है यहाँ पर और यहाँ -6 है, तो ऐसे बराबर 3x - y बराबर -6। अब x की वैल्यू रख दो, 3 गुणे 3 बटा कितना 4 और -y बराबर -6, 3 3 का 9 बटे कितना 4 और 6 को इधर ले लो तो +6 हो जाएगा और y को उधर ले जाओ, 6 चौको 24, तो 9 प्लस कितना हो जाएगा 24/4 बराबर y हो जाएगा। तो 9 4 13 2 1 3, तो ये 33 हो जाएगा, 33 बटे कितना 4, तो y, तो बताइए y बराबर कितना होगा 33/4। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, चाहे जो मिले। अगर दोनों समरी संख्या आपस से बराबर है तो रियल पार्ट के साथ रियल का तुलना कर लो और इमेजनिक के साथ इमेजनिक तुलना करके आसानी से आप निकाल सकते हो। चलिए अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी है दो समरी संख्याओं का योग। अगर दो समरी संख्याएं हैं, जैसे हमने मान लिया z1 बराबर a1 + i b1 हो जाएगा और z2 बराबर a2 + i b2 हो जाएगा। तो ये दो समरी संख्या, इनका योग करना है तो आप क्या लिखो z1 + z2, दोनों को जोड़ो a1 + i b1 हो जाएगा, फिर प्लस a2 + i b2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, i के साथ यानी वास्तविक के साथ वास्तविक जोड़ो और रियल के साथ क्या करो, रियल जोड़ो, तो आप देखो क्या हो जाएगा a1 + a2 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर i b1 है, i कॉमन ले लोगे तो i हो जाएगा और b1 प्लस क्या हो जाएगा b2 हो जाएगा। यह हमारे पास आ गया। अगर दो समरी संख्याएं होती हैं तो याद रखना ये वास्तविक के साथ वास्तविक संख्याएं जुड़ेगा और काल्पनिक साथ काल्पनिक। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल मान लीजिए z1 बराबर 2 + 3i, वो 3i रहेगा, और z2 बराबर 4 + 6i हो जाए। अब आपको दोनों को जोड़ना है तो z1 + z2 बराबर कितना 2 + 3i और 4 + 6i। अब आप जोड़ दो, 4 में 2 जोड़ो कितना 6 हो जाएगा और 6 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9i। बस इसका आंसर हो गया। तो ऐसे कोई भी आपको समरी संख्या मिलता है उसको आप जोड़ सकते हो। अब इसकी क्या होती है कि कुछ गुण होते हैं, तो इनके हम गुण पढ़ते हैं। अगर कोई समरी संख्या आपको मिल जाए तो उसके गुण, सबसे पहला समरक। समरक नियम, समरक नियम क्या कहता है कि जैसे अगर दो समरी संख्या ले लीजिए, अगर उसको जोड़ोगे तो वो भी क्या करे एक समरी संख्या देगी कि नहीं। देखो ये भी तो है 6 + 9i, तो इसलिए ये भी क्या कहता है एक समरी संख्या आपको दे देता है। यानी दो समरी संख्या ले लेंगे तो आपको हमेशा जोड़ेंगे तो वो भी क्या होगी, यानी z1 व z2 ये दो क्या है, दो समरी संख्या है, समरी संख्या है, ये हमेशा z1 z2 तो मान लेंगे। तो अगर इनको जोड़ोगे z1 + z2 तो ये भी क्या देगा एक समरी संख्या ही देता है, समरी संख्या ही देगा। ये कहता है समरक नियम या क्लोज प्रॉपर्टी। मतलब जैसे हम क्या करते हैं 2 का 3 में जोड़ो तो ये 5 हो जाए, ये एक दो प्राकृतिक संख्या तो ये भी क्या है 5, तो ये भी एक प्राकृतिक संख्या। दूसरा, फिर इसमें आते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का मतलब होता है अगर दो समरी संख्या ले लिया जाए z1 और प्लस z2 इनको जोड़ो या z2 + z1 जोड़ो तो हमेशा क्या होते हैं बराबर आते हैं। मतलब आगे पीछे जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं। जैसे हमने ले लिया 2 + अभी हमने लिखा था 3i बराबर इसको जोड़ो +4 + 6i, और इसको आगे कर दो, इसको पीछे किया इसको आगे किया, और 4 + कितना 6i और +2 + 3i तब भी तो वही आएगा। 4 में 2 जोड़ो कितना 6 और 6 3 कितना 9i, 4 में 2 जोड़ो तो कितना 6 आ जाएगा और 6 3 कितना 9i, दोनों आपस से बराबर आया ना। क्रम चेंज करने पर उसका मान नहीं बदलता है तो उसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय। ऐसे है तीसरा सहचर नियम। सहचर नियम, सहचर नियम क्या होगा कि आपको 3 संख्याएं मिल जाए, कोई 3 समरी संख्या जैसे z1 + z2
प्लस Z3, इनको तीनों को जोड़ना है, Z1 प्लस Z2, तो ये तीनों तो आपस में बराबर होंगे, लेकिन इसमें कह रहा पहले और दूसरे को जोड़ो फिर तीसरे को जोड़ो, या फिर दूसरे और तीसरे को जोड़ो फिर पहले से जोड़ोगे तो कभी मान समान नहीं आते हैं, तो इनको हम बोलते हैं साहचर्य नियम। चौथा है योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक, इसका मतलब होता है किसी संख्या में जीरो जोड़ दिया जाए तो उतने ही आता है। जैसे कि अगर हमने कहा योगात्मक तत्समक, तो कोई अगर समृद्ध संख्या z है, अगर z में जोड़ोगे जीरो तो ये कितना है, z आएगा, यानी z बराबर 0 प्लस i 0, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर कोई समृद्ध संख्या जीरो उसको जोड़ोगे तो वो z ही आएगा, तो इसको बोलते हैं तत्समक। यानी z अगर कोई समृद्ध संख्या हो z, तो z बराबर 0 हो तो जीरो जोड़ेंगे तो जीरो ही आएगा। अगला होता है, पांचवा है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम आपको मिल जाए तो चाहे जैसा हो, उनमें क्या करोगे कि अगर कोई संख्या z है, ये z है, तो उसका अगर z का योगात्मक प्रतिलोम अगर निकालोगे तो ये कितना, -z होगा। कैसे, जैसे एक एग्जांपल लिख सकते हैं, 2 + 3i का योगात्मक प्रतिलोम, तो ये कितना होगा, माइनस लगा दो, 2 + 3i हो जाएगा। मतलब इसका क्या हुआ, z और इनको जोड़ो -z, तो ये बराबर कितना, 0 ही आएगा। आप देखो ये 2 + 3i और ये -2 अगर जोड़ेंगे तो हमेशा क्या है, 0 आ जाएगा। तो बस ये इसके प्रॉपर्टी थी योग की। जो अगली प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे पढ़ते रहिए आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें बेसिक जानकारियाँ अभी बहुत सारी हैं, इसलिए आप परेशान न होइए। बेसिक जानकारियाँ देने के बाद फिर एक्सरसाइज पे हम पहुँचेंगे, तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर ले, इसलिए बेसिक जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर तथा लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।